एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो आधुनिक काल का सेकंड टॉपिक द्विवेदी युग से है। भारतेंदु युग हम लोग पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, तो आप उस क्लास को जरूर देखना। 3 क्लास में मैंने भारतेंदु युग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए, तो जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम द्विवेदी युग का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? कश्मीर सुषमा, जगत सच्चाई सार, भारत गीत, ये गंगा अवतरण। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पोल में कराया था। पोल में मैं क्वेश्चन डालती हूँ, वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो गंगा अवतरण है वो श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये गंगा अवतरण अगर श्रीधर पाठक की रचना नहीं है तो किसकी है? तो आपको याद रखना है, ये जो रचना है वो है किसकी है, जल्दी से बताइए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की। आपको याद रखना है, ये जो रचना है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, ये पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, तो उसमें ऑप्शन था गंगा अवतरण। तो आपको याद रखना है। और ये कब आई थी? 1927 में। सन भी याद रखना, वैसा भी सन से क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना। तो आपको ये याद रखना, एक क्वेश्चन बना था कि जो आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि कौन है? तो आपको याद रखना, वो भी हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि थे। तो मैंने क्या बताया, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? तो आपको याद रखना गंगा अवतरण है। और जो गंगा अवतरण रचना है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, जो 1927 में आई थी। और जो रत्नाकर है वो आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत में राम का चरित्र काव्य की द्वितीय श्रेणी के चरित्रों के परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, गुलाब राय या राम कुमार वर्मा। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। प्रस्तुत कथन किसका है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, ये जो कथन है ये नंद दुलारे वाजपेयी का मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। काफी बार ये पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड नहीं है। पंचवटी, नाहोश, सिद्धराज या पथिक। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड नहीं है। दोस्तों, मैं आज जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी क्लास आपके पेपर में हिंदी पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आप प्रीवियस उठाना, आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। बताइए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड नहीं है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर जरूर करना। और प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। हाँ जी, तो निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड नहीं है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो पथिक है ये मैथिली शरण गुप्त का खंड नहीं है। जो पथिक खंड काव्य की रचना है वो 1920 में हुई थी। आपको याद रखना, पेपर में पूछा गया था कि पथिक खंड काव्य की रचना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। और इसकी रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए। राम नरेश त्रिपाठी। आपको याद रखना, इसके जो रचनाकार है वो है राम नरेश त्रिपाठी। मैंने क्या बताया, जो पथिक रचना है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है, ये 1920 में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। आपको याद रखना, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा में एक भिन्न रूप भी है, वह है गृहिणी नायिका का, समाज सेविका का, प्रेयसी का या ग्रामीण बाला का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा की परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समाज सेविका का। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति या जो प्रिय प्रवास, इसमें राधा का परंपरा का एक भिन्न रूप है, वो कौन सा है? समाज सेविका का। अब हरिऔध के 3 प्रबंध काव्य जो उन्होंने लिखे हैं वो पूछे गए हैं कि हरिऔध के 3 प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं। 3 भी पूछ सकते हैं, 1 भी पूछ सकते हैं, या ऐसा दे देंगे 3 दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन नहीं है। तो आपको याद रखना, जो हरिऔध के 3 प्रबंध काव्य हैं, एक तो है प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। दूसरा कौन सा है? जल्दी से बताइए। दूसरा कौन सा है? दूसरा है पारिजात। कौन सा है? पारिजात। और तीसरा कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत बार पेपर में पूछा गया, पैदई वनवास। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार इनका पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया आपको, जो इनका प्रिय प्रवास में राधा की परंपरा से भिन्न रूप किसका है? समाज सेविका का है। और जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, इनके 3 प्रबंध काव्य है, प्रिय प्रवास, पारिजात, पैदई वनवास। प्रिय प्रवास है, इसकी जो सन है वो है 1914, अपने नोट्स में लिख लेना, 1914 है। जो पारिजात है, इसकी सन है 1937। और जो पैदई वनवास है, इसकी सन है 1940। मैं जो आपको बता रही हूँ, आप सभी लिख लीजिए। प्रिय प्रवास की सन 1914 है, पारिजात की 1937 है, और पैदई वनवास की 1940 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को, साकेत को, यशोधरा को, या विष्णु प्रिया को? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, और प्यारा सा कमेंट किया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगती है, और लाइक किया कीजिए चैनल को, वीडियो को। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, बताइए। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास को माना जाता है। अभी हाल मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि हरिऔध के 3 प्रबंध काव्य, उसमें प्रिय प्रवास बताया था 1914। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को। और ये किसकी कृति है? हरिऔध की। लिख लेना, अगर आपने नहीं लिखी तो आप लिख लेना, ये किसकी कृति है? हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? विनय पत्रिका, बिहारी रत्नाकर, लाल चंद्रिका, या कबीर ग्रंथावली? आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किसकी रचना के संदर्भ में कहा है? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहारी रत्नाकर। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह कथन संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह जो कथन है वो बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में कहा है। अब दोस्तों आपको याद रखना, इससे पूछा भी जा सकता है कि इन रचनाओं से कि ये रचनाएं किसकी हैं। तो आपको याद रखना, जो विनय पत्रिका है ये किसकी रचना है? तुलसीदास की। मैंने तुलसीदास का पूरा जीवन परिचय पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना उस क्लास को, इम्पोर्टेंट क्लास है। और बिहारी रत्नाकर है, किसकी रचना है? ये है रत्नाकर की। इनका पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और लाल चंद्रिका जो रचना है ये किसकी है? लल्लू लाल की। किसकी है? लल्लू लाल की। मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लेना। इसमें थोड़ा राइटिंग में इशू हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से लिख लिया कीजिए। आपको राइटिंग नहीं समझ में आया करे तो आप मेरी आवाज़ को सुन के लिखा कीजिए। और जो कबीर ग्रंथावली है ये किसकी है? श्याम सुंदर दास की। किसकी है? श्याम सुंदर दास की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, मैंने क्या बताया, मैं रिपीट कर दे रही हूँ। विनय पत्रिका जो रचना है ये तुलसीदास की रचना है। बिहारी रत्नाकर है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। लाल चंद्रिका है वो लल्लू लाल की रचना है। और कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की है।
ये रचनाएं ऐसी हैं सभी एग्जाम में पूछी गई हैं कि विनय पत्रिका किसकी है, लालचंद का। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं अगर आपने ये याद कर ली तो शायद आपके 1-2 नंबर इसी से बन जाए, सिर्फ इन्हीं 4 क्वेश्चन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? दोस्तों आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि अगली क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हो, आप कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता और आप उसके रिवीजन करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में बताना। और ये जरूर बताना आप लोग भारतेंदु युग की मैराथन क्लास देखना चाहोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं भारतेंदु युग पूरा एक क्लास में पढ़ा दूँ तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको पूरा एक क्लास में मैराथन में पूरा भारतेंदु युग कंप्लीट करा दूँगी। बताइए पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पंचवटी खंड काव्य की रचना है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये पंचवटी की रचना है, खंड काव्य की रचना, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा कब की गई? तो आपको याद रखना 1925 में। कब की गई? 1925 में। और किसके द्वारा की गई? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद धर्म में विशिष्ट दैत्यवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य के अधिवादी हैं, यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। वे धर्म विशिष्टाद्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य के अधिवादी, यह कथन किस मैथिली शरण गुप्त ने किसके विषय में कहा? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो कथन है मैथिली शरण गुप्त ने डॉक्टर बच्चन सिंह के लिए कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल सनेई या मैथिली शरण गुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कृषक क्रंदन है काव्य कृति है, ये गया प्रसाद शुक्ल की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गया प्रसाद शुक्ल की कुछ कृति हैं जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेम पचीसी। पेपर में पूछी गई है प्रेम पचीसी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है ये गया प्रसाद की है। और एक पूछी जाती है राष्ट्रीय बीड़ा। कौन सी बीड़ा? राष्ट्रीय बीड़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों कृति काफ़ी बार पेपर में पूछी गई हैं कि राष्ट्रीय बीड़ा किसकी कृति है? तो गया प्रसाद शुक्ल की है। प्रेम पचीसी किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल की। अगर अपने नोट्स बनाते हो तो मैं जितने भी पॉइंट बताती हूँ अपने नोट्स में ज़रूर लिखा कीजिए। जितने भी ये पॉइंट होते हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ जो मैम पढ़ाती थी वो गलत नहीं पढ़ाती थी, जितना पढ़ाया इम्पोर्टेंट पढ़ाया। हम 1 घंटे की क्लास नहीं लेते हैं जिसमें हम 1 घंटे की क्लास में आधा घंटा आपसे बातें करें, कोई मतलब नहीं है ऐसी क्लास का। एग्ज़ाम का टाइम है, उतना पढ़ो जो आपके काम का हो और एकदम सॉलिड हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से अनेक प्रकाशन वर्ष के आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। बताइए जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। इनमें से बताइए कौन सा किसे आप आरोही क्रम में लगाओगे। सभी की अगर सन आपको याद होगी तो आप तुरंत लगा लोगे, आपके लिए 2 मिनट का काम है ये। तो बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। यशोधरा कब आई थी? 1932 में। साकेत कब आई थी? 1931 में। और भारत भारती कब आई थी? 1912 में। और जय भारत कब आई थी? जय भारत बताइए जल्दी से। 1952 में। यह तो हो गया। अब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? तो बताइए जल्दी से आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। तो लगाइए से, आरोही क्रम में लगाइए जल्दी से। सबसे पहले क्या आएगा? भारत भारती, फिर आएगा साकेत, फिर क्या आएगा? यशोधरा, और फिर आएगा जय भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, ये पेपर में पूछी गई हैं। यशोधरा कब आई थी? 1932 में।
साकेत कब आई थी? 1931 में। भारत भारती 1912 और जय भारत 1952 में। तो इसका आरोही क्रम क्या होगा? भारत भारती, फिर साकेत, फिर यशोधरा, ये और जय भारत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3-4 एग्जाम में पूछा गया। यूपी टीजीटी में पूछा गया, कि DPTSS भी टीजीटी में पूछा गया था, KBS में भी पूछा गया है, और झारखंड में भी पूछा गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? गोपाल शरण सिंह, जगदम्बा प्रसाद, तुलसीराम शर्मा या अनूप शर्मा? दोस्तों मैंने उपनाम की क्लास पढ़ाई है, उस क्लास को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब तक 8000 से ज़्यादा लोग उस क्लास को देख चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। एस पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि किसका क्या उपनाम है। अगर वो आप क्लास पढ़ लोगे, 10-15 मिनट की क्लास, उसमें जितने भी उपनाम पेपर में पूछे जाते हैं वो मैंने सभी पढ़ाए हैं। आप चैनल पर जाओगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी वो उपनाम की क्लास, तो उस क्लास को ज़रूर देखना। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदम्बा प्रसाद। तो मैंने क्या बताया, हितैषी किसका उपनाम है? जगदम्बा प्रसाद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज रात इससे परदेसी कल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कूटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार है अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओड? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आज रात इससे परदेसी कल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। बताइए पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। ये UGC नेट में पूछा गया था क्वेश्चन। आज के जितने भी क्वेश्चन थे ये इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। ये जो पंक्ति है वो श्रीधर पाठक के रचनाकार हैं इसके। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? उद्धव शतक, सुंदरी तिलक, रत्नाष्टक या समालोचन दर्श? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सुंदरी तिलक है ये रत्नाकर की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब मुझे सभी लोग कमेंट करना कि सुंदरी तिलक किसकी रचना है। मैंने काफ़ी बार आपको रचनाएं पढ़ाई हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है। जल्दी से सब लोग कमेंट करना, मैं सभी का चेक करूँगी, देखते कितने लोग इसका आंसर एकदम सही बता पाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी, विद्यानिवास मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी या मैथिली शरण गुप्त? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पथिक किसका काव्य ग्रंथ संग्रह है? बताइए जल्दी से। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पथिक है वो राम नरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और इसकी सन की अगर पूछा जाए तो आपको सन याद रखना 1920। तो पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का, 1920 में जो आई थी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी को जरूर ज्वाइन करना, जिस पे आपको मेरी क्लास से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। इन दोनों की जो लिंक है चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएगी। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।